यह एक बेहद दिलचस्प विचार है ना? कि क्या हो अगर हमारी संस्कृति का हर एक छोटा बड़ा हिस्सा, हमारी रोजमर्रा की परंपराएं या यहाँ तक कि जिन चीजों को आमतौर पर बस अंधविश्वास मान लिया जाता है, वो सब यूं ही हवा में ना बनी हो। हाँ बिल्कुल। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि पुरानी परंपराएं, जिन्हें दुनिया आदिम समाज कहती है, उनके रीति रिवाज बस अज्ञानता का परिणाम है। सही बात है। उन्हें बहुत आसानी से खारिज कर देते हैं। लेकिन अगर हम उस सतह के थोड़ा और नीचे जाएं, तो मतलब हमें एक बेहद सटीक और व्यवस्थित ढांचा दिखाई देता है, जहां हर चीज का एक निश्चित काम है। और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल यही है। आज हम ब्रोनिस्लॉ मैलिनोस्की और उनके प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म के सिद्धांत को डीकोड करने जा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, हम ट्रॉब्रिएंड द्वीप पर किए गए उनके ऐतिहासिक शोध, मानवीय आवश्यकताओं के उनके मॉडल और उस मशहूर कुला रिंग के जरिए ये समझेंगे कि ये तथाकथित आदिम समाज असल में कितने तार्किक होते हैं। देखिए, इस चर्चा की अहमियत केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। मैलिनोस्की का ये काम केवल एक दूर दराज के द्वीप का अध्ययन नहीं था। ये दरअसल इस बात का एक पूरा ब्लूप्रिंट था कि इंसान क्यों और कैसे जटिल सामाजिक ढांचा बनाता है। बिल्कुल। तो इस विचार को थोड़ा गहराई से समझते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों पर बात करने से पहले उनके शोध करने के तरीकों पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब ईमानदारी से कहूं तो ये कहानी का सबसे ज्यादा रोमांचक हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। उस दौर में जब ज्यादातर समाजशास्त्री अपने आरामदायक कमरों में बैठकर दूसरों की लिखी किताबों से दुनिया को समझ रहे थे, इस इंसान ने सीधे मैदान में उतरकर पूरी परंपरा को ही पलट दिया। ये सच में उस समय के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। 20वीं सदी की शुरुआत में आराम कुर्सी नृविज्ञान या आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी का ही बोलबाला था। विद्वान खुद कभी फील्ड में जाते ही नहीं थे। अच्छा, तो वो रिसर्च कैसे करते थे? वे केवल मिशनरियों की डायरियों और सेकेंडरी डेटा पर निर्भर रहते थे। मतलब वे बाहरी व्यक्ति के नजरिए से संस्कृतियों की व्याख्या करते थे, जो जाहिर है पूर्वाग्रहों से भरी होती थी। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई किसी रेस्टोरेंट का रिव्यू केवल उसका मेन्यू पढ़कर दे रहा हो, बिना वहां का खाना चखे। बहुत ही सटीक तुलना है ना? और मैलिनोस्की वो पहले व्यक्ति थे जो मेन्यू पढ़ने के बजाय सीधे रेस्टोरेंट के किचन में घुस गए और शेफ के साथ खाना पकाने लगे। प्रथम विश्व युद्ध का समय था और उन्होंने ट्रॉब्रिएंड द्वीप पर जाकर वहीं अपना तंबू गाड़ लिया। और इसी किचन में घुसने वाली प्रक्रिया को अकादमिक भाषा में सहभागी अवलोकन या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। उन्होंने मूल निवासी के दृष्टिकोण को अपनाया। मतलब उन्होंने दुभाषियां या ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उनकी स्थानीय भाषा सीखी और दुनिया को उनके नजरिए से देखने की कोशिश की। ये एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव था। तो मैं सोच रही थी, भाषा का ये पहलू सच में हैरान करने वाला है। जब पुरानी रिसर्च बिना भाषा जाने होती होगी तो कितनी भयंकर गलतफहमियां पैदा होती होंगी। मतलब कोई भी किसी अनुष्ठान का गलत ही अर्थ निकालेगा। अरे यही तो सबसे बड़ी समस्या थी उस वक्त। देखिए, भाषा केवल संवाद का साधन नहीं होती, ये दुनिया को देखने का एक चश्मा है। जब कोई भाषा सीखता है तो वो ये सीखता है कि वे लोग चीजों को महत्व कैसे देते हैं। हाँ बिल्कुल। मैलिनोस्की ने डायरी लिखी, ठोस सबूत जुटाए, यहाँ तक कि स्थानीय लोगों के जादुई सूत्रों का भी दस्तावेजीकरण किया। वे समाज की बिल्कुल गहरी जड़ों तक पहुंचना चाहते थे। तो जब वे उन जड़ों तक पहुंच गए तो उन्होंने संस्कृति के बारे में ऐसा क्या नया पाया जिसने सब कुछ बदल दिया? क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि यहीं से संस्कृति की पूरी परिभाषा ही बदल गई थी। पहले E.B. टायलर जैसे विचारकों का मानना था कि संस्कृति एक जटिल समग्रता या कॉम्प्लेक्स होल है। मतलब ये कला, कानून और भौतिक वस्तुओं का बस एक बड़ा जमावड़ा है। जैसे किसी म्यूजियम में पुरानी चीजें रखी होती हैं? हाँ बिल्कुल वैसा ही। लेकिन मैलिनोस्की ने इसे बदल दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृति महज एक ढेर नहीं है, बल्कि ये एक कार्यशील और एकीकृत पूर्णता है, एक फंक्शनिंग एंड इंटीग्रेटेड होल। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब है? थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि संस्कृति केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है। ये विरासत में मिले विचार और संस्थाएं हैं जिनका एक ही अंतिम लक्ष्य होता है, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। अच्छा, तो सब कुछ जरूरत के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। मैलिनोस्की ने यह साबित किया कि समाज का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। संस्कृति का हर हिस्सा किसी न किसी इंसानी जरूरत को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा है। ये सुनकर एक आधुनिक तुलना दिमाग में आती है। तो क्या संस्कृति हमारे आज के स्मार्टफोन के एक ऐप की तरह है? ऐप मतलब कैसे? मतलब
हम कोई भी ऐप बस यूं ही मजे के लिए नहीं बनाते हैं ना। हर ऐप को किसी खास समस्या को सुलझाने या किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मौसम के लिए एक ऐप, रास्ता खोजने के लिए दूसरा ऐप। अरे वाह, ये ऐप वाली एनालॉजी तो चीज़ों को बहुत आसानी से स्पष्ट कर देती है। मेलिनोस्की का मूल तर्क यही था कि कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। हर परंपरा एक ऐप या मशीन के पुर्जे की तरह काम करती है जो समाज को चलाती है। बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। लेकिन अगर संस्कृति मानवीय जरूरतों को पूरा करने का नेटवर्क है, तो वे जरूरतें आखिर हैं क्या? हमारे स्रोतों में एक आवश्यकताओं का त्रिकोणीय सिद्धांत दिया गया है। हाँ, इसमें 3 अलग-अलग चक्र हैं। चलिए सबसे अंदरूनी और बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं। इसे बुनियादी आवश्यकताएं या बेसिक नीड्स कहते हैं, जो सीधे जैविक अस्तित्व यानी सर्वाइवल से जुड़ा है। तो इसका कोई उदाहरण? जैसे शरीर के चयापचय या मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए इंसान को भोजन चाहिए, ये प्राकृतिक जरूरत है। लेकिन इसे पूरा करने के लिए समाज जो खाद्य प्रबंध प्रणाली बनाता है, जैसे खेती करना, वो उसकी सांस्कृतिक प्रतिक्रिया है। यानी भूख लगी है तो खेती करना सीख लिया। बहुत सीधा सा हिसाब है। ठीक इसी तरह प्रजनन के लिए नातेदारी और विवाह जैसी संस्थाएं बनती हैं, मौसम से बचने के लिए आश्रय बनाए जाते हैं। ये बुनियादी जरूरतें हैं जो हर इंसान को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जिंदा रहना है तो भोजन और घर चाहिए, लेकिन इंसान सिर्फ खाना खाकर तो नहीं रहता। त्रिकोण का दूसरा चक्र क्या है? यहीं से समाज की असली जटिलता शुरू होती है। मध्य चक्र को व्युत्पन्न आवश्यकताएं या डिराइव्ड नीड्स कहा जाता है। ये जरूरतें प्राकृतिक नहीं हैं। मतलब इंसान इनके साथ पैदा नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ये तब जन्म लेती हैं जब इंसान बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर सामाजिक जीवन जीना शुरू करता है। अच्छा, तो कैसे? देखिए, अगर भोजन के लिए खेती करनी है तो समाज को जमीन का बंटवारा करना होगा, अनाज का लेन देन करना होगा। इस जटिलता को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, और जहां लेन देन होगा वहां विवाद भी होंगे। हाँ, जाहिर सी बात है। उन विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी व्यवस्था चाहिए। इसी तरह राजनीतिक सत्ता का उदय होता है। अर्थव्यवस्था, कानून और राजनीति ये व्युत्पन्न आवश्यकताएं हैं। ओहो, मतलब बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को चलाने के लिए एक और नया सिस्टम बना दिया। ये तो सिस्टम के अंदर सिस्टम वाली बात हो गई। हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। और फिर आता है सबसे बाहरी चक्र, जिसे एकीकृत आवश्यकताएं या इंटीग्रेटेड नीड्स कहते हैं। यह समाज को एक साथ बांधने और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देने के लिए होता है। इसमें धर्म, जादू और कला आते हैं। लेकिन रुकिए, यहां मुझे थोड़ा प्रतिवाद करना पड़ेगा। बताइए। क्या हम इंसानों की हर कला, हर खूबसूरत कविता या धर्म को सिर्फ इस जैविक सर्वाइवल और सिस्टम के चश्मे से देख सकते हैं? क्या ये इंसानी भावनाओं को बहुत ज्यादा यांत्रिक या मैकेनिकल नहीं बना देता? सतह से देखने पर यह नजरिया वाकई यांत्रिक लग सकता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मेलिनोस्की मानवीय भावनाओं या कला को नकार नहीं रहे हैं। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं? वे बस ये बता रहे हैं कि कला और धर्म ये सब समाज के लोगों को एकजुट रखने का काम करते हैं। जब एक समाज एकजुट होता है, जब लोगों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा महसूस होती है, तो वो सर्वाइवल के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाता है। मतलब भावनाएं और सर्वाइवल एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के बिना इंसान अपनी बुनियादी जरूरतें भी ठीक से पूरी नहीं कर सकता। ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का तरीका बदल देता है। अब ये जरूरतें हवा में तो पूरी नहीं होती। समाज इन्हें पूरा करने के लिए जो सिस्टम बनाता है, उसे मेलिनोस्की संस्था कहते हैं। हाँ, और उन्होंने किसी भी सामाजिक संस्था को समझने के लिए उसे 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। तो इसे किसी नीरस सूची की तरह पढ़ने के बजाय क्यों ना हम इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें? मान लीजिए हम एक आधुनिक अस्पताल की बात कर रहे हैं। ये एक शानदार तरीका है। चलिए देखते हैं। दुनिया की कोई भी संस्था हो, सबसे पहले उसे चलाने के लिए लोग चाहिए। इसे उन्होंने कार्मिक या पर्सनल कहा। ये तो आसान है। अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और स्टाफ कार्मिक हो गए। सही। अब दूसरी चीज, खाली हाथ तो काम करेंगे नहीं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो साधन चाहिए, उसे भौतिक उपकरण या मटेरियल एपैरेटस कहा गया। तो स्टेथोस्कोप, मशीनें और दवाइयां भौतिक उपकरण हो गई। बिल्कुल। और संस्था नियम से चलती है ना, उसे मानदंड या नॉर्म्स कहा गया, जैसे हाइजीन प्रोटोकॉल। जब सब तैयार हैं, तो असल में जो काम होता है उसे क्रियाकलाप या एक्टिविटीज कहते हैं, जैसे मरीजों का इलाज करना। समझ गई।
और इस पूरी भागदौड़ का कोई मुख्य उद्देश्य भी होगा? हाँ, पांचवा तत्व है चार्टर। ये संस्था का मूल घोषित उद्देश्य है। अस्पताल का चार्टर है लोगों को ठीक करना। तो फिर छठा तत्व क्या है? क्या वो चार्टर से अलग है? यही सबसे बड़ा अंतर है। छठा तत्व है प्राकार्य या फंक्शन। चार्टर वो है जो संस्था कहती है कि वो कर रही है, जबकि प्राकार्य वो अंतिम मानवीय आवश्यकता है जो संतुष्ट हो रही है। अस्पताल का फंक्शन है इंसान के स्वास्थ्य और सर्वाइवल की बुनियादी जरूरत को पूरा करना। अरे वाह, ये कमाल का ढांचा है। अस्पताल हो या किसी कबीले की पंचायत, ये मॉडल हर जगह बिल्कुल सटीक बैठता है। बिल्कुल। संस्थाएं बाहर से अलग दिख सकती हैं, लेकिन उनका फंक्शन हमेशा एक ही होता है, आवश्यकता की पूर्ति। लेकिन देखिए, अगर वो तथाकथित आदिम समाज इतने ही व्यवस्थित और तार्किक थे, तो फिर वे लोग विज्ञान की जगह जादू का इस्तेमाल क्यों करते थे? मेरे हिसाब से इस चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट यहीं आता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि वे सिर्फ जादू नहीं करते थे, वे जादू और विज्ञान दोनों का इस्तेमाल करते थे। पश्चिमी दुनिया को लंबे समय तक गलतफहमी थी कि आदिम लोग तर्कहीन थे, लेकिन मैलिनोस्की ने देखा कि वे अत्यधिक तार्किक थे। इसे समझने के लिए ट्रोब्रियांड द्वीप के लोगों द्वारा नाव बनाने की प्रक्रिया को देखना होगा, जिसे वो कैनो कहते थे। बिल्कुल। जब वे नाव बनाते थे तो उसमें कोई जादू नहीं होता था। वे विशुद्ध इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते थे। कौन सी लकड़ी पानी में टिकेगी, संतुलन कैसे बनेगा, ये विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। तो अगर नाव विज्ञान से बन रही थी, तो फिर जादू की एंट्री कहाँ होती थी? जादू का प्रवेश तब होता था जब वे उस नाव को लेकर गहरे और खतरनाक समुद्र में यात्रा पर निकलते थे। वहां स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती थी। भयानक तूफान आ सकता है। हाँ, वहां तो विज्ञान काम नहीं आएगा तुरंत। सही कहा। उस भयानक अनिश्चितता और डर से निपटने के लिए वे जादू का सहारा लेते थे, अनुष्ठान करते थे। यार, ये तो बहुत ही रिलेटेबल है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई छात्र परीक्षा के लिए साल भर दिन रात पढ़ाई करता है। ये सब उसका विज्ञान और मेहनत है। लेकिन परीक्षा वाले दिन वो अपनी लकी शर्ट पहनकर जाता है। ये उसका जादू है। वो लकी शर्ट पढ़ाई को रिप्लेस नहीं करती, वो बस अनिश्चितता और तनाव वाले डर को कम करती है। अरे, ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। मैलिनोस्की ने भी यही साबित किया कि जादू अज्ञानता नहीं है। जादू सिर्फ मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दे रहा है, एकीकृत आवश्यकता पूरी कर रहा है। बिल्कुल। विज्ञान एक मजबूत नाव बनाता है और जादू गहरे समुद्र में इंसान का मानसिक संतुलन बनाए रखता है। दोनों के अलग अलग उद्देश्य हैं। अब यहाँ से एक और दिलचस्प सवाल उठता है। हमने नाव बना ली, जादू से यात्रा सुरक्षित कर ली, लेकिन ये यात्राएं होती क्यों थीं? अपनी जान जोखिम में डालकर खुले समुद्र में क्यों जाते थे? यहीं पर ट्रोबेरियन द्वीप का सबसे आकर्षक हिस्सा सामने आता है, कोला रिंग। इसके बारे में काफी चर्चा है। यह द्वीपों के बीच फैली एक बहुत ही जटिल सामाजिक विनिमय प्रणाली थी। इसमें मुख्य रूप से दो तरह की वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। एक लाल सीप का हार जो घड़ी की दिशा में घूमता है, और दूसरा सफेद सीप का बाजूबंद जो विपरीत दिशा में घूमता है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस हार या बाजूबंद की कोई कीमत नहीं होती थी, है ना? कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं। एकदम सही। इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। इस कोला रिंग का असली उद्देश्य था समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना और द्वीपों के बीच एकजुटता का नेटवर्क बनाना। एक बार जो कोला रिंग का हिस्सा बन गया, वो जीवन भर रहता था। लेकिन अगर इसकी कोई बाजार कीमत नहीं है, तो इसके पीछे असली खेल क्या है? अगर हम इसे मार्शल मॉस के नजरिए से देखें तो वो कहते हैं कि उपहार कभी मुफ्त नहीं होता। कुला में जब कोई हार देता है तो उसमें पारस्परिकता या रेसिप्रोसिटी का नियम शामिल होता है। ये शांति, वफादारी और सम्मान का अटूट बंधन बनाता है। तो अगर उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों का व्यापार करना होता था, तो वो क्या करते थे? उसके लिए एक अलग व्यवस्था थी, गिमवाली। ये एक विशुद्ध आर्थिक बाजार था जहां शकरकंद या मछलियों का व्यापार आर्थिक लाभ के लिए होता था। कुला और गिमवाली एक साथ चलते थे, लेकिन अलग रखे जाते थे। कुला प्रतिष्ठा के लिए, गिमवाली पेट भरने के लिए। ये कुला रिंग मुझे आज के सोशल मीडिया की तरह लग रहा है। देखिए, गिमवाली हमारा आज का सुपरमार्केट है जहां हम पैसे देकर सामान खरीदते हैं, लेकिन कुला रिंग तो सोशल मीडिया है। वो कैसे? जैसे लोग इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक के लिए परेशान रहते हैं, उस ब्लू टिक की कोई सीधी कीमत नहीं है, आप उसे खा नहीं सकते, लेकिन वो समाज में आपका रुतबा और नेटवर्क तय करता है। कुला के हार भी तो आदिम समाज के ब्लू टिक ही थे।
ये बहुत ही आधुनिक और सटीक तुलना है। गेमवाली समाज की व्युत्पन्न आवश्यकता पूरी कर रही है ताकि भौतिक चीजें मिलती रहें, और कुलारिंग एकीकृत आवश्यकता पूरी कर रही है, शांति बनाए रख रही है। ये बेहद परिष्कृत व्यवस्था थी। ये वाकई आंखें खोल देने वाली यात्रा रही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मैलिनोस्की के काम ने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी संस्कृति में कोई भी प्रथा रैंडम नहीं होती। हर चीज एक मशीन का पुर्जा है जो किसी मानवीय आवश्यकता को पूरा कर रहा है। बिल्कुल, उन्होंने समाजशास्त्र को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। और ये विचार आधुनिक समाज को देखने का नजरिया भी बदल देता है। कोई भी कल्पना कर सकता है कि अगर ब्रोनिस्लो मैलिनोस्की आज के हमारे आधुनिक समाज का अध्ययन करने आते तो वे स्टॉक मार्केट के क्रैश होने पर मचने वाले पैनिक को देखकर क्या कहते? दिलचस्प सवाल है। क्या वो विशेषज्ञों की भविष्यवाणियां आधुनिक विज्ञान है, या आर्थिक अनिश्चितताओं से बचने का नया जादू, या फिर कॉर्पोरेट दुनिया में मैनेजर या वीपी जैसे टाइटल्स की जो होड़ है, क्या वो हमारे आधुनिक कुल्ला रिंग नहीं है जहां बस प्रतिष्ठा के सीप के हार घुमाए जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही लगता है। शायद हर अजीब लगने वाली परंपरा के पीछे कोई बहुत ही तार्किक मानवीय आवश्यकता छिपी हो, बस उसे पहचानने की जरूरत है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। धन्यवाद।